अगर बीजेपी खुद उनके खिलाफ महाभियोग की कोई गुप्त पहल कर रही थी और इस थ्योरी में जरा भी दम है, तब बीजेपी के टॉप का वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। पार्टी का नेतृत्व अपने ही भार से दरकता लग रहा है। एक थ्योरी और है कि धनखड़ सरकार की शिकायतें करने लगे थे और विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे। राजनीतिक चर्चाओं में यह सब हो जाता है, लेकिन वे सरकार से किस हद तक नाराज थे, इसका सार्वजनिक रूप से कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय एक दो बयानों को लेकर। उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि विपक्ष के नेताओं को बुलाकर मिल रहे थे और बता रहे थे, ऐसा क्या हुआ बीजेपी के द्वारा इतना सम्मान और पद पाने के बाद भी जगदीप धनखड़ पार्टी के खिलाफ हो गए? क्या वे वाकई सरकार गिराने को लेकर विपक्ष से बात करने लगे थे? ऐसी थ्योरी में कोई दम नहीं, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि 6 महीने में विपक्ष की जगह बीजेपी जगदीप धनखड़ के विरोध में आ गई? क्या सब कुछ अचानक हुआ? क्या जगदीप धनखड़ को इस बात का अंदाजा था क्या होने वाला है? तकनीकी तौर पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उनके फैसले, उनका बर्ताव एक तरफा बीजेपी के लिए रहा। अगर नहीं होता तो विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता। पद पर रहते हुए खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने वाले राज्यपाल और उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दोनों संवैधानिक पदों की गरिमा का मजाक ही उड़ाया। उपराष्ट्रपति बनने के पहले 2019 से 22 के बीच जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ट्वीट कर दिया करते थे कि राज्य की यूनिवर्सिटी के 24 वीसी की नियुक्ति अवैध हुई है, राज्य सरकार तुष्टीकरण कर रही है, विपक्षी दलों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं। एक राज्यपाल होकर मीडिया से, जनता से, सिविल सोसाइटी से चुप्पी तोड़ने के लिए अपील करने लग जाते थे, चुप्पी का इस्तेमाल करते थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए टीवी स्टूडियो पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ इंटरव्यू दिया करते थे। इनकी हरकतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को 3 पत्र लिखे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए और कहा उनका नाम 1996 के हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। उन्होंने सवाल उठाया कि भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को राज्यपाल आदेश कैसे दे सकते हैं। दिसंबर 2020 में टीएमसी सांसदों ने भी राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखा, मांग की कि जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाया जाए। अपने पत्र में सांसदों ने लिखा, राज्य के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद से राज्यपाल धनखड़ नफरती राजनीति कर रहे हैं। जिस धनखड़ ने राज्यपाल रहते हुए सारी मर्यादाएं तोड़ दी, उनके राज्यसभा के सभापति होते हुए उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा वही करते नजर आए जो इन पदों पर बैठकर धनखड़ करते रहे हैं। जेपी नड्डा ने भरी सदन में कह दिया, वे जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि इस तरह का निर्देश देने का काम केवल सभापति का होता है, किसी सदस्य का नहीं। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. आपको याद होगा टीएमसी के एक सांसद ने जगदीप धनखड़ के हाव भाव की नकल कर दी। राहुल गांधी वहां मौजूद थे। बीजेपी और गोदी मीडिया ने कितना बवाल मचाया कि संवैधानिक व्यक्ति का अनादर हो रहा है, संविधान का अनादर हो रहा है। और अब चुप्पी। पार्टी और पद में कोई अंतर रहा नहीं और है भी नहीं। जगदीप धनखड़ यह साबित कर गए। सभापति की कुर्सी पर बैठकर विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी बातों को रिकॉर्ड से हटा रहे हैं। विपक्ष ने जब भी नियम 267 के तहत चर्चा की मांग नहीं मानी गई। जया बच्चन ने इनकी देह भाषा, हाव भाव पर टिप्पणी की, कहा हम आपके साथी हैं, आप चेयर पर हो सकते हैं, लेकिन हम सहयोगी हैं। उनकी इस आलोचना के जवाब में जेपी नड्डा ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। जया बच्चन की आलोचना को अपमान के रूप में देखने वाले जेपी नड्डा अब क्यों नहीं पूर्व उपराष्ट्रपति के अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनसे कह रहे अपना इस्तीफा वापस लीजिए? और जो सदन में उन्होंने निर्देश दिया कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, एक सभापति के अधिकार का अतिक्रमण था। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
वह प्रस्ताव गिर गया, मगर आरोप में यही लिखा था, बतौर सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन किया है। यह रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक की है। विपक्ष के सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया है और सरकार के फैसलों के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया है। धनखड़ यह सब किसके लिए कर रहे थे? मोदी सरकार और बीजेपी के फायदे के लिए। और जब उनका इस्तीफा हुआ, चुप्पी पसर गई। जरूरी नहीं कि उनके संबंध खराब हो गए हों, ऐसा दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस चुप्पी पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके इस्तीफे की वजह आपसी रजामंदी भी तो हो सकती है। तब भी इस पूरी प्रक्रिया में देश के सर्वोच्च पदों की गरिमा को दांव पर लगा तो दिया गया है। यह रिकॉर्ड है धनखड़ का। उनकी विरासत बहुत खराब है, यह बात बीजेपी जानती है, लेकिन धनखड़ ने अपनी कुर्बानी दी, खुद को राजनीतिक हित में इन पदों पर रहते हुए दांव पर लगाया। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और जब उनकी विदाई हुई तो चुप्पी साध ली गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अविश्वास प्रस्ताव के समय कहा था, उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दिया है कि हमें उनके खिलाफ यह प्रस्ताव का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपको याद होगा, वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला करना शुरू कर दिया। कहा, आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 2400 घंटे मिला हुआ है। कुछ जज ऐसे हैं जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि कोई कानून लागू नहीं होता। इतनी गंभीर बात कहने पर उन्हें पद से नहीं हटाया गया, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया। तो यह थ्योरी उचित नहीं जान पड़ती है कि महाभियोग के प्रस्ताव को सत्यापित कराने के कारण उनकी सक्रियता से सरकार नाराज हो गई और उन्होंने सरकार का विश्वास खोते हुए इस्तीफा दे दिया। संविधान की आत्मा को खुलेआम रौंदने वाले धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के भीतर इस तरह का काम करने वाले अकेले नेता थे या उनके बाद ऐसे नेताओं का अकाल पड़ जाएगा। धनखड़ ने इतना जरूर किया है कि खुद को दांव पर लगाकर एक ऐसी किताब तैयार कर दी है जो लंबे समय तक इस बात के लिए पढ़ी जाएगी कि राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए संवैधानिक मर्यादाओं से कैसे खिलवाड़ किया जाता है। जो नहीं मालूम है बस यही कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बाकी सब तो मालूम ही है। उनके बाद कौन आएगा यह कोई जानने लायक इतना बड़ा सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।